समझ विकसित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए साहित्य के विद्यार्थियों को न केवल परीक्षा की दृष्टि से अपितु साहित्य की समझ विकसित करने के लिए काव्य शास्त्र का समुचित अध्ययन करना चाहिए। और इस संदर्भ में हम सबसे पहले काव्य हेतु पर विचार करते हैं। काव्य हेतु से सीधा सा अभिप्राय है कि काव्य की उत्पत्ति के कारण। यहां दो बातें बहुत जरूरी है जिसका ध्यान रखा जाए। काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। काव्य हेतु वह होता है जिसके कारण काव्य उत्पन्न होता है, और काव्य प्रयोजन वह होता है जिसके लिए काव्य रचा जाता है। अब जिसके लिए में मान, सम्मान, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, अनेक प्रकार के प्रयोजन हो सकते हैं। इसी प्रकार काव्य हेतु जिसके कारण काव्य उत्पन्न होता है, उसके भी विद्वानों ने 3 भेद माने हैं। और वह 3 भेद जो मैंने एक सर्कल के माध्यम से, गोले के माध्यम से आपको दर्शाया। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। और इसमें भी इन तीनों में सबसे अधिक प्रतिभा को महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना गया है। प्रतिभा को क्यों माना गया है, इस पर हम आगे विचार करेंगे। पहले सीधे सीधे रूप में हम इन तीनों की एक साधारण सी विशेषता, जिसके माध्यम से हमें इसके अंतर को पहचान सके, इस पर बात करते हैं। प्रतिभा, प्रतिभा से सीधा सा अभिप्राय है ये जन्मजात होती है। ये है जन्म के साथ पैदा होती है। इसलिए कहा भी जाता है कवि बनते नहीं, कवि पैदा होते हैं। और प्रतिभा के भी कई प्रकार माने गए हैं। जैसे आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए थे, एक सहजा और एक उत्पाद्या। सहजा जो एक तरह से जन्मजात, और उत्पाद्या जो अच्छे ग्रंथों के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु के आदेश, गुरु की संगति से, गुरु की शिक्षा से, अनेकों प्रकार से आते। हम तीनों काव्य हेतु में जिस प्रमुख काव्य हेतु पर जोर देंगे वो होगा प्रतिभा। अब अगला थोड़ा सा देखते हैं, दूसरा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति को हम ऐसे समझ सकते हैं, विवेक से संबंधित है। उचितो अनुचितो विवेको व्युत्पत्ति। उचित और अनुचित में भेद करने का जो विवेक है वही व्युत्पत्ति है। यानी काव्य का जो दूसरा हेतु है वो ये बताता है कि वही व्यक्ति काव्य उत्पन्न कर सकता है, रच सकता है, जिसके पास विवेक हो। इस बात को पर एक सरल तरीके से समझें। किसी को अगर मरुस्थल की विशेषताएं पता नहीं है, किसी को अगर बसंत की विशेषताएं पता नहीं है, किसी को अगर वर्षा ऋतु का पता नहीं है, किसी को अगर चिड़िया के चहकने का पता नहीं है, तो वो अपने ग्रंथ में, अपनी रचना में, इस संदर्भ में वो उसका वर्णन कैसे कर पाएगा। अगर कोई मरुस्थल को जाने बिना काव्य रच रहा है तो वो मरुस्थल में ऐसी वनस्पति, ऐसा घास और ऐसा बाग दिखा देगा जो कभी मरुस्थल में पैदा ही नहीं होता। तो ये क्या हुआ? विवेक का।
तो काव्यकार के लिए एक बहुत बड़ा हेतु यह भी माना गया है कि उसको विवेकवान होना चाहिए, उसके पास व्युत्पत्ति होनी चाहिए। इस पर भी हम आगे से विचार करेंगे कि व्युत्पत्ति में क्या क्या होता है। तीसरा काव्य हेतु यह है अभ्यास। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रतिभा जन्मजात होती है, लेकिन सब प्रतिभावान होते हैं वो कवि नहीं होते हैं। विवेक भी बहुत से लोगों में होता है, लेकिन सारे विवेकवान भी कवि नहीं होते हैं, ग्रंथकार नहीं होते हैं। और अभ्यास हर तरीके से होता है, लेकिन किस प्रकार का अभ्यास हो जो काव्यकार बनने के लिए जरूरी है, यह हमें देखना। और इसका प्रमाण यह है कि कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार अभ्यास के द्वारा अपने उस विषय में पारंगत हो सकता है, अपने उस विषय में अपनी पकड़ को मजबूत बना सकता है। इसको हम एक सरल उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े प्रतिभावान ग्रंथकारों की आरंभिक रचनाएं इतनी आकर्षक नहीं होती, इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी बाद की होती है, क्योंकि निरंतर काव्य रचना के अभ्यास के द्वारा वह व्यक्ति उसमें निपुण हो जाता है, उसमें विवेक भी बढ़ता है। तो एक तरह से अभ्यास को भी तीसरा महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना गया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि अभ्यास के द्वारा तो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। अभ्यास में भी किस प्रकार का अभ्यास, इस पर हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। अब प्रतिभा को हम एक नए तरीके से थोड़ा सा, जो साहित्य के विद्यार्थियों को थोड़ी परिभाषाओं का पता होना चाहिए। किस विद्वान ने प्रतिभा के बारे में क्या कहा है। भट्टतोत ने देखिए प्रतिभा को परिभाषित किया है, प्रज्ञा नव नमो उन्मेष शालिनी प्रतिभामता, यानी नव नवो उन्मेष से पूर्ण जो प्रज्ञा होती है वही तो प्रतिभा है। यानी नव नव उन्मेष, नव में भी नवीन का उन्मेष कर देने वाली जो बुद्धि विवेक है वो प्रतिभा है। ऐसे ही अभिनव गुप्त ने अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यानी एक ऐसी अपूर्व वस्तु, ऐसी कोई अपूर्व दृष्टि का जो निर्माण कर देने की जो प्रज्ञा है वही तो प्रतिभा है। ऐसे ही आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के जो दो भेद बताए थे, जिसका हमने पहले जिक्र किया है, सहजा और उत्पाद्या। आज की कक्षा में, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम इतना ही रखेंगे। आगे की जो कक्षा होगी उसमें किस प्रकार से प्रतिभा को और विद्वानों ने परिभाषित किया है, प्रतिभा के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रतिभा किस प्रकार से ग्रंथ में पहचानी जाती है, कौन कौन सी ऐसे प्रतिभा की पहचान के तंतु है जिसके माध्यम से हम कवि के मूल को जान सकते हैं। तो आप गौर से इस वीडियो को देखें, समझें, और अन्य किसी प्रकार की समस्या हो तो चर्चा आगे हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।